हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी विद्यार्थी बहुत अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे और क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बच्चों आज को आपको प्रोवाइड किए जाते हैं इन क्लासेस के माध्यम से, तो प्लीज़ आप अंत तक बने रहें। और किसी भी क्वेश्चन में अगर बच्चों आपको डाउट होता है तो आप बेझिझक पूछें। विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू टॉपिक, ओके। और अपने अनुभव ज़रूर साझा करें हमारे साथ, ताकि हमें पता चल सके कि आप सभी को कैसे क्वेश्चंस की आवश्यकता है। क्या ये सारे प्रश्न आपको समझ में आ रहे हैं, या फिर लेवल और भी कम या ज़्यादा किया जाए, या किस टॉपिक पे आपको अधिक सारे क्वेश्चन की आवश्यकता है। वैसे तो मिसलेनियस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस लिए जाते हैं, किसी एक टॉपिक पर पर्टिकुलर फोकस नहीं किया जाता है, लेकिन फिर भी अगर किसी पर्टिकुलर बच्चे को लगे कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस और होने चाहिए तो आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, ठीक है। और स्कोर बच्चों ज़रूर से ज़रूर बताएं, ताकि पता चल सके कि क्या प्रोग्रेस आपकी हो रही है, ओके। चलिएगा, आज क्लास नंबर ग्रामर की 27 है। और कितनी अच्छी बात है, हम लोग 27 क्लास अटेंड कर चुके हैं। और अगले दिन 28 होगी, फिर 29 होगी, और ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिस हम सभी को मिलेंगे, ठीक है। तो चलिएगा, पहले क्वेश्चन से अपना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कंप्लीट द सेंटेंस, ठीक है। अब आपको एक सेंटेंस मिल रहा है जिसको आपको कंप्लीट करना होगा। इनकम्प्लीट सेंटेंसेस होते हैं और ऑप्शन सुटेबल देख करके आपको कंप्लीट करना पड़ता है। वन ऑफ द प्लेयर्स फॉरगेट टू, ठीक है। अब क्या कह रहा है, टर्न अप फॉर प्रैक्टिस, रन अवे फ्रॉम स्कूल, बाई शूज़ फॉर द एग्ज़ाम, या ब्रिंग हिज बुक्स फॉर द मैच। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि कौन सा हटाएं या कौन सा न हटाएं। सबसे पहले आप इसी को पकड़ें, ठीक है। अब देखिए, प्लेयर का काम क्या होगा, स्कूल से भाग जाना, देख पा रहे हैं ना। रन अवे मीन्स होता है भाग जाना। बाई शूज़ फॉर द एग्ज़ाम, एग्ज़ाम के लिए शूज़ खरीदना, ऐसा भी कुछ नहीं है। और ब्रिंग हिज बुक्स फॉर द मैच, मैच के लिए किताबें लाना, किताबों का मैच से कोई रिलेशन ही नहीं है। टर्न अप फॉर प्रैक्टिस, और प्लेयर वर्ड प्रैक्टिस से रिलेटेड है, ठीक है। तो अभ्यास के लिए आना, टर्न अप फॉर प्रैक्टिस मतलब होता है अभ्यास के लिए आना। तो वन ऑफ द प्लेयर्स फॉरगेट टू, यानी कि सभी खिलाड़ियों में से एक ऐसा खिलाड़ी था जो प्रैक्टिस के लिए आना भूल गया। बात समझ पा रहे हैं ना। तो यहाँ पर देखिएगा क्या भूल जाता है। तो आपको एक रूल और यहाँ देखना पड़ेगा। यहाँ तो ए आंसर करेक्ट पता चल गया, लेकिन इसमें एक और रूल चल रहा है, ध्यान रखें बच्चों। वन ऑफ द के बाद हमेशा ध्यान रखिए नाउन हमेशा प्लूरल होता है, और जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है। इसलिए फॉरगेट लिखा है, ना कि ठीक है, फॉरगेट्स लिखा है। तो याद रखिएगा, वन ऑफ द प्लेयर्स फॉरगेट टू, ठीक है। तो ये आपका वर्ब जो है सिंगुलर रहेगा, बट आपका जो नाउन होगा वो प्लूरल होगा। समझ पा रहे होंगे आप ना। वन ऑफ द, अब देखिए टर्न अप फॉर प्रैक्टिस, ये अपना ए आंसर करेक्ट है, ओके। चलिएंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। द क्रिमिनल टुगेदर विथ हिज एसोसिएट्स, इसके बाद कह रहा है अरेस्टेड। तो एसोसिएट के साथ आपका क्या लगेगा, एक कोश इसमें एक रूल चलता है, हमने कई बार जिक्र किया है, बट इसमें भी देख लें आप। कभी भी दो सब्जेक्ट हों, फर्स्ट सब्जेक्ट, ठीक है, फर्स्ट सब्जेक्ट और सेकंड सब्जेक्ट, ठीक। बीच में अगर क्या क्या हो, एज वेल एज हो, ठीक है, टुगेदर विथ हो, टुगेदर विथ हो, इन एडिशन टू हो, ठीक है, इन एडिशन टू हो। बात समझ पा रहे हैं ना। एज वेल हो, एज वेल एज हो, टुगेदर विथ हो, इन एडिशन टू हो, एंड नॉट हो, एंड सो हो, सिर्फ विथ हो, विथ अ व्यू टू हो। तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा पहले के अनुसार लगता है, मतलब फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगेगा, ठीक। अब देखिए, द क्रिमिनल टुगेदर विथ आ गया है ना, हिज एसोसिएटेड, ठीक है, मतलब अपराधी तथा उससे संबंधित लोग,
अरेस्ट हो गए, तो आर गलत हो गया, वर गलत हो गया, हैव गलत हो गया, तीनों प्लूरल है। और पहला सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, तो आपका सी यानी कि वॉज अपना करेक्ट आंसर होगा। बात समझ पा रहे हैं ना? ध्यान रखना होगा। एज वेल एज, टुगेदर विथ, इन एडिशन टू, एंड नॉट, एंड सो, विथ अ व्यू टू। ठीक है, ये सारे कुछ ऐसे वर्ड हैं जो लगे हों, जिनसे दो सब्जेक्ट अटैच्ड हों, तो पहले के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगता है, इसलिए वॉज लगेगा। ओके, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। द स्पैरो टुक नो, इसके बाद कह रहा है द ब्रेड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्पैरो मीन्स आप जान रहे हो ना, गिलहरी होती है। सॉरी स्क्वायरल मीन्स गिलहरी होती है, स्पैरो मीन्स होता है गौरैया, चिड़िया। ठीक है, तो यहाँ पर स्क्वायरल मीन्स गिलहरी नहीं, स्पैरो लिखा है यानी कि चिड़िया। तो यहाँ पर कह रहा है कि टुक नो, इसके बाद कह रहा है नोटिस फ्रॉम, नोटिस ऑफ, नोटिस अबाउट, नोटिस टू द ब्रेड, यानी कि कोई नोटिस ब्रेड की तरफ उसने नहीं किया। तो बताइए, नोटिस ऑफ रहता है, याद रख लें फ्रेंड्स, नोटिस ऑफ हमेशा रहता है। ठीक है, नोटिस ऑफ, ठीक ना, इसको याद रख लीजिएगा। नोटिस फ्रॉम, नोटिस अबाउट और नोटिस टू का प्रयोग नहीं होता। ओके, लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर फोर। योर फादर यूज्ड टू बी द प्रिंसिपल ऑफ हिज कॉलेज, डिड ही, डज ही, डिंट ही, डजंट ही। आपको टैग से रिलेटेड क्वेश्चन से ज़रूर 1 से 2 देने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि क्वेश्चन टैग से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाने लगे हैं, और जैसा एग्ज़ाम का चलन है उसी हिसाब से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। पुराने पैटर्न के साथ साथ नए कुछ पैटर्न्स को, नए क्वेश्चंस को, नए टॉपिक्स को भी आपको पढ़ते रहना होगा। ओके, तो यहाँ देखिए, योर फादर यूज टू बी द प्रिंसिपल ऑफ दिस कॉलेज, यहाँ पे ध्यान रखना होगा। यदि स्टेटमेंट निगेटिव है तो टैग अफर्मेटिव में रहता है, आपको बताया गया है। यदि स्टेटमेंट अफर्मेटिव में हो तो टैग निगेटिव में रहता है। अब आप स्टेटमेंट को पहले देखें। योर फादर यूज्ड टू, यानी कि आपने जान लिया कि यहाँ पास्ट का जिक्र हो रहा है। बात समझ पा रहे हैं ना, पास्ट का। तो प्रेजेंट को आप हटाते चलें। आपने देख लिया, यूज्ड वर्ब का सेकेंड फॉर्म है यूज टू बी, और यूज टू बी पास्ट हैबिट भी होता है, कि जैसे मैं बचपन में खेला करता था तो आई यूज टू प्ले क्रिकेट विथ माई फादर इन द गार्डन। इस तरीके से कोई पास्ट हैबिट भी यूज टू से बयां की जाती है। ठीक ना, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन, डी ऑप्शन नहीं होगा। अब जब टैग अफर्मेटिव में है तो जाहिर सी बात है, स्टेटमेंट अफर्मेटिव में है तो टैग आपका निगेटिव में होगा। बात समझ गए ना, तो डिंट ही हो जाएगा। यानी योर फादर यूज टू बी द प्रिंसिपल ऑफ दिस कॉलेज, मतलब तुम्हारे पिताजी इस कॉलेज के प्रिंसिपल हुआ करते थे। डिंट ही मतलब क्या नहीं, या है ना, तो ऐसे सेंस में आपका जो टेंस होगा उस टेंस का अफर्मेटिव तथा नेगेटिव फॉलो किया जाएगा। समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलें। हर हेयर वॉज बेगनिंग टू टर्न, अब यहाँ पर तो आप ये देख लें, हेयर में हेयर्स क्यों नहीं हुआ और वॉज क्यों लगा। ध्यान रखिएगा, जब हेयर जो है पूरे बालों की बात होती है, अनकाउंटेबल के रूप में माना जाता है, तब उसको सिंगुलर मानते हैं। लेकिन जैसे ही आप उसको प्लूरल बना दे, जैसे आप ऐसे कह सकते थे हर 2 हेयर्स, ठीक है, तो सही था, उसके 2 बाल क्या हो जा रहे हैं आपके, वर। इस तरीके से आप कर सकते थे। लेकिन आप कहो कि हर हेयर, तो यहाँ पर पूरे बालों को आप अनकाउंटेबल की तरह कर दिए तो वॉज होगा। बात समझ पाए ना? चलिएगा, तो यहाँ क्या होगा, रेड होगा। बाल कहीं लाल होते हैं, नहीं होते हैं। काले बाल तो काले होते हैं, सफ़ेद हो जाएंगे तो वापस नेचुरल ब्लैक होंगे नहीं। ये जो बहुत सारे ऐड आते हैं बालों को काला करें 3 दिन में, 4 दिन में, 1 हफ्ते में, ऐसा कुछ नहीं होता। जहाँ तक मुझे जानकारी है, सफ़ेद बाल वापस कभी काले नहीं हो सकते। ठीक है, काले बाल सफ़ेद हो जाते हैं, और बाल तो लाल होता नहीं। वाइट अगर होता तो मान लिया जाता वाइटनेस, ये तो नाउन बना दिया। यहाँ पर ग्रे करेक्ट होगा। बात समझ पा रहे हैं ना, ये आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर रखा
कि आपको लगे कि लाल, काले और सफ़ेद और ग्रे में कौन सा लगाएं, तो बहुत से बच्चे कहेंगे नहीं नहीं मैम काला हम कर देंगे, हम तो लाल भी कर देंगे। नहीं बच्चों, ध्यान रखना होगा, बाल कुछ कॉमन सेंस भी तो लगाना होगा। यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन ही करेक्ट है। और रेड बाल होते नहीं हैं, ब्लैक अगर काले से सफ़ेद हो जाते लेकिन सफ़ेद से काले नहीं होते, तो हर हेयर वॉज बिगनिंग टू टर्न, तो क्या काला होना शुरू हो गया? नहीं ना, भूरा होना, यानी कि यहाँ पर आपका सी करेक्ट है। वाइट कर देता तब तो आप सही कर देते, लेकिन वाइटनेस दिया है ना, वाइटनेस तो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन की स्टाइल कर दी। वाइटनेस मतलब सफ़ेदपन, यहाँ पर एडजेक्टिव लाना चाहिए था बालों के हिसाब से, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, समझ आ ही गया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। इन द लास्ट फ्यू डेज, इसके बाद फिल इन द ब्लैंक है टू हेल्प हिम। आपको पहले और अंतिम के मीनिंग को निकाल के बीच का मीनिंग व्यवस्थित करना है। एनीथिंग हैज़ बीन डन, इज एनीथिंग डन, समथिंग इज डन। एक चीज़ तो बच्चों ध्यान रखिएगा कि कभी भी एनी का प्रयोग, ठीक है, कहाँ पर होता है? एक तो निगेटिव सेंटेंस में, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। एनी का प्रयोग पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं होता। या तो क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ होगा, या तो नकारात्मकता बताने के लिए यूज़ होगा। और वैसे ही सम का प्रयोग और समथिंग का प्रयोग, समवन का प्रयोग हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस में होता है, ठीक है। ये मैं ग्रामर का रूल बता रही हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं नहीं हम तो यूज़ करते हैं, हमने कहीं पढ़ रखा है। आपको ग्रामर आप कर रहे हैं, आपको हर नियम को ग्रामर से रिलेट करके जानना होगा, ठीक है। ऐसे नहीं कि हम गो टू होम कर दें, गो टू हाउस कर दें। जब आप ग्रामर पर आएंगे कि ग्रामर का क्या रूल है, तब आपको रूल्स फॉलो करने होंगे। अदरवाइज तो आप बोल दीजिए ना, इट इज़ टू संडे, संडे इज टुडे, टुडे इज संडे। ये तो सब आपका वही है ना कि समझ में आ गया तो सब सही है। लेकिन आपको इट इज़ संडे टुडे ही सही है, ना कि टुडे इज़ संडे। ये भी सही है आपके हिसाब से, लेकिन इट इज़ संडे टुडे यही ग्रामेटिकली करेक्ट है। बात समझ पा रहे होंगे ना। तो याद रखें बच्चों, समथिंग का प्रयोग इंट्रोगेटिव में नहीं होता, और क्वेश्चन आपका देखिए इंट्रोगेटिव है, ठीक। तो अब क्या बचा? ए बचा, बी बचा, डी बचा। अब आगे बढ़िए, कह रहा है इन द लास्ट फ्यू डेज। अब आपको क्या लाना पड़ेगा? जाहिर सी बात है, आपको एक वर्ब लाना पड़ेगा। एनीथिंग हैज़ बीन डन, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा? इंट्रोगेटिव की स्टाइल तो अपनानी है भाई। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, यही तो चलेंगे आप। तो हेल्पिंग वर्ब अब किस किस में है? आ जाएं, दूसरे में है और चौथे में है, यानी कि पहला फिर नहीं हो सकता और तीसरा तो बिल्कुल हट गया। तो इज एनीथिंग डन या हैज़ एनीथिंग बीन डन टू हेल्प हिम। तो जाहिर सी बात है, एक चीज़ और ध्यान रखें, समय भी दिया गया है इन द लास्ट फ्यू डेज, तो आपका क्या हो जाएगा? ठीक है, चुका होगा, चुका है, चुकी है, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पैसिव वॉइस में भी दिया गया है, तो आपका डी करेक्ट होगा। इज एनीथिंग डन टू हेल्प हिम, नहीं किया जा रहा है, नहीं किया जा चुका है, ये वाली मीनिंग आ रही है। समझ पा रहे होंगे ना। तो इतने सारे स्टाइल से आप एक क्वेश्चन को मुझे लगता है समझ ही गए होंगे। नहीं भी समझे होंगे बच्चे तो 2-3 बार और सुन लीजिएगा, जो भी आपको समझाया गया तो ज़रूर समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 7 पर। नन ऑफ द फूड वॉज वेस्टेड। अब फिर देखिए क्वेश्चन टैग वाला क्वेश्चन दिया है मैंने, चूँकि क्वेश्चन टैग वाले क्वेश्चन से बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, और एक सॉल्यूशन यही मात्र है कि आप मेनी टाइम्स प्रैक्टिस करें, ओके। चलिएगा, नन ऑफ द फूड वॉज वेस्टेड, तो आपको दिया गया सेंटेंस निगेटिव में है। आपको लग रहा होगा नेवर और नॉट कहीं नहीं आया, नहीं मानेंगे। अरे भाई, नन भी तो निगेटिव वर्ड है। नन हो, नो हो, नथिंग हो, नेवर हो, ये सब आपका निगेटिव है। तो अब निगेटिव है तो आप सीधे से देख लें, जब टैग अफर्मेटिव में रहेगा तो पहला गलत, तीसरा गलत, चौथा या दूसरा में से कोई होगा। अब चलें और आगे बढ़ें, यानी कि पहला नहीं होगा और तीसरा नहीं होगा, क्योंकि वॉजंट इट, वॉन्ट इट, ये दोनों निगेटिव में है। या तो वॉज इट या वर इट होगा, तो इट के साथ वर कहाँ पढ़े हैं आप? नहीं पढ़े होते हैं सामान्यतया। तो वॉज इट, इट सिंगुलर है तो आपका
बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। और कह रहा है नन ऑफ द फूड वॉज वेस्टेड, मतलब कोई भी भोजन नहीं वेस्ट हुआ था क्या, या हुआ नहीं हुआ था ना, ऐसे सेंस में आप बी करेक्ट करेंगे। फूड आपका सिंगुलर है तो इट आपका हो जाएगा, वॉज दिया ही है तो नेगेटिव को ना यूज़ करके अफर्मेटिव में टैग लगाएंगे। समझ गए होंगे, आगे बढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 7 पर। द चाइल्ड डिड नॉट ए स्लैश अप्रूव्ड ऑफ द बी स्लैश फादर्स प्लान सी स्लैश नो रेडी। ये तो मुझे लगता है किसी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए, अगर गलत हो गया तो समझिए ध्यान से नहीं आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जल्दी से आंसर करें, इसका क्या करेक्ट होगा इसमें। क्या कोई एरर नहीं है, या है तो बताएं कौन सा एरर है। द चाइल्ड डिड नॉट अप्रूव्ड ऑफ द फादर्स प्लान, क्या सही होगा। टिक टिक 1 टिक टिक 2 किया जाए, बताइए। यहाँ ध्यान करें बच्चों, अप्रूव्ड नहीं होगा, डिड नॉट के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, ठीक है ना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। तो यहाँ अप्रूव्ड ना हो करके आप सीधे सीधे क्या करें, APPROVE कर दें, ठीक है। अप्रूव्ड नहीं, अप्रूव बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, ओके। तो बी पार्ट में एरर आपको मिल गया होगा। आगे बढ़ जाएं। नन ऑफ द स्टूडेंट्स हैव फिनिश्ड द एग्ज़ाम यट, यट मतलब फिर भी होता है या अभी तक भी होता है, ठीक है। जैसे अगर यट और स्टिल अंत में लगाओ तो इसका मतलब होता है अभी तक, ठीक है। जैसे कह दिया जाए अभी तक तुम यहाँ हो तो यू आर स्टिल हेयर, या यू आर हेयर स्टिल, या यट मतलब फिर भी अभी तक, है ना, इस तरीके से। नन ऑफ द स्टूडेंट्स हैव फिनिश्ड, तो एक रूल तो आपने पढ़ ही लिया होगा, क्या है कि नन ऑफ द, ठीक है, आइदर ऑफ द, नाइदर ऑफ द, ये सब अगर हो तो ऑफ द के बाद तो जो नाउन होगा वो तो प्लूरल होगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब जो होगा वो सिंगुलर होगा। समझ आ ही गया होगा ना। नन ऑफ द स्टूडेंट्स ये तो सही है, लेकिन हैव नहीं सही है, क्यों, स्टूडेंट्स में से कोई स्टूडेंट नहीं, सब्जेक्ट को भी तो ध्यान करें, इसलिए हैज़ होगा ना कि हैव, ठीक है। तो बी आंसर करेक्ट है। आइदर आर, नाइदर नार, ये वाला जो टॉपिक है और जो आपको बार बार इन एडिशन टू, टुगेदर विथ और एज वेल एज वाला बताया जाता है, ये दोनों टॉपिक अनटिल अनलेस ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं बच्चों जिससे आप बच नहीं सकते, वो आपको किसी भी एग्ज़ाम में पकड़ेंगे ज़रूर, ठीक है। रूप बदल सकते हैं, कभी फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकते हैं, कभी एरर में आ सकते हैं, कभी सेंटेंस कंप्लीशन में आ सकते हैं, कभी चेंज में आ सकते हैं, बट आपको मिलेंगे ज़रूर, ठीक है। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 10 पर। शी पुट द लेटर इन हिज पिलो, नो एरर, बताइए क्या करेक्ट होगा। इतना जो है छोटा सा क्वेश्चन है और इसमें भी आप एरर ढूंढ सकते हैं, ठीक है। आप ये ना सोचें कि इतने छोटे सेंटेंस में मतलब एग्ज़ाम में आता कि नहीं आता है, बिल्कुल। देखिएगा, शी पुट द लेटर, यहाँ तक तो सही है, पुट 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 सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सेम ही होता है। लेटर मतलब पत्र की बात हो रही, इन हिज पिलो या अंडर हिज पिलो, बताइए। पिलो के नीचे ना, ना कि पिलो का कवर हटा के सिलाई खोल के तकिए में डाल दिया गया, नहीं ना, अंडर, ठीक है। अंडर मतलब होता है के नीचे, तो शी पुट द लेटर अंडर हिज पिलो, बात समझ गए होंगे। बी ऑप्शन में यहाँ भी एरर मिला, ओके। अगला देखिए, सिनोनिम ऑफ द वर्ड टेडियस का सिनोनिम, सिनोनिम मतलब सेम मीनिंग यानी पर्यायवाची हिंदी में कहते हैं आप, क्या होगा, इंडस्ट्रियस होगा, लेबोरियस होगा। अब देखिए बच्चों, अगर आपको नहीं भी आए तो आप क्या कर सकते हो, इंडस्ट्रियस और लेबोरियस सेम होता है तो दो ऑप्शन थोड़े ना करेक्ट होगा, तो इसका मतलब या तो मॉडर्न होगा या तो डल होगा। तो टेडियस मतलब क्या होता है, टेडियस मीन्स होता है एनर्जी भरा, और आप एनर्जी के बिना, और डल मतलब भी होता है उबाऊ या थकाऊ, सिनोनिम पूछा है, ठीक है। तो डल अपना करेक्ट आंसर होगा। और भी सिनोनिम आप जानना चाहें तो डल का लिख सकते हैं मोनोटोनस, ठीक है। मोनोटोनस मतलब भी उबाऊ या थकाऊ, ठीक। और लिख सकते हैं ड्रेयरी, DREARY, ड्रेयरी मतलब भी होता है थकाऊ या उबाऊ। बोरिंग तो आप जानते ही हो, ठीक है, BORING, बोरिंग आप जानते हो, ठीक है। अनइंटरेस्टिंग ये भी कॉमन सा है, आप ये भी जानते हो, ठीक है।
अनइंटरेस्टिंग ये भी आपका इसी का सिनोनिम है। और ड्रैब एक शब्द है, इसका मतलब भी उबाऊ या थकाऊ या डल। ठीक है, DRAB ड्रैब। ओके, तो ये सब आपके टेडियस के सिनोनिम्स थे। बट आपका यहाँ करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर अपना डल होगा। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक, और बाकी इंडस्ट्रियस लेबोरियस मतलब हार्ड वर्किंग, मॉडर्न मीन्स आधुनिक, ये आप जानते हैं। आगे बढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 12 पर। द वर्ड डिफर का मतलब क्या होगा? चाहे मीन्स लिखे चाहे सिनोनिम करे, आपको तो ढूंढना ही है। ठीक है, तो डिफर का मीन्स क्या होगा? एक्सेप्ट होगा, डिफरेंट होगा, डिसअग्री होगा या पोस्टपोन होगा। बहुत सारे बच्चे फटाफट डिफरेंट कर देंगे ना, लेकिन ध्यान करिए, डिफर में DIFFER होता है। डिफर माने भिन्न करना या भिन्न होना, तो ये वाला डिफरेंट नहीं है, स्पेलिंग भी अलग है। डिफर का मीन्स होता है किसी कार्य को टाल देना। ठीक है, पोस्टपोन कर देना, पता ही चल गया होगा। पोस्टपोन अपना करेक्ट आंसर है। ठीक है, डिसअग्री माने असहमत होना, डिफरेंट और एक्सेप्ट आप जानते ही हैं। तो पोस्टपोन का मतलब होता है किसी चीज़ को टाल देना या आगे खिसका देना। ठीक है, डिफर DEFER स्पेलिंग भी ध्यान रख लें। ओके, आगे बढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 13 पर। सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड इमिटेट। इमिटेट मीन्स क्या होता है? नकल करना। मुझे लगता है ये सब बच्चों को आ रहा होगा। आज का क्वेश्चन पेपर मुझे लगता है बहुत आसान है। ठीक है, बट आपको कैसा लग रहा है तो आप ज़रूर बता सकते हैं। अब भाई ये भी बात तो होती है, जिस बच्चे की मेहनत ज़्यादा होगी उसे आ रहा होगा, तो उस बच्चे को लगेगा कि हाँ ये तो आसान है। लेकिन कुछ बच्चे होंगे जो है अलग अलग मिजाज के विद्यार्थी होते हैं, कुछ कम मेहनत कर पाते हैं, कुछ मेहनत कम करते हैं हासिल ज़्यादा कर लेते हैं, कुछ कम मेहनत ज़्यादा मेहनत में कम हासिल कर पाते हैं। तो जैसा भी आपका तैयारी होगी वैसा आपका क्वेश्चन लगेगा। बाकी मुझे लगता है कि आसान है, बाकी आप बताइएगा। इमिटेट का क्या मीनिंग है? कॉपी करना, फॉलो करना। सिनोनिम पूछा है, थिंक करना, अलाउ करना। ठीक है, तो इमिटेट, बहुत से बच्चे कॉपी लिख देंगे ना, लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है बच्चों, यहाँ पर फॉलो करना यानी कि किसी चीज़ का अनुकरण करना। ठीक है, कॉपी करना भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर फॉलो ही करेक्ट आंसर होगा। कॉपी मतलब तो वही हो गया ना कि किसी चीज़ का जो है क्या कर सकते हो, देखा देखी काम करना या हूबहू नकल उतारना। यहाँ इमिटेट मने होता है फॉलो। ठीक है, तो फॉलो होगा। थिंक और अलाउ तो बिल्कुल नहीं होगा, वो तो लग ही रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर फॉलो अपना करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। सिनोनिम ऑफ द वर्ड इंचेंट का सिनोनिम क्या होगा? इंचेंट मतलब आप जानते ही है ना, मंत्र मुग्ध करना, जादू करना, या कह सकते हो ना कि जो है चैंट मने होता है जाप करना, और इंचेंट मतलब होता है मोहित करना, सम्मोहित करना, कुछ भी आप कह दें। तो यहाँ पर देखिए, एक्साइट नहीं होगा, इम्प्रेस नहीं होगा, एक्सप्लेन भी नहीं होगा। फैसिनेट मीन्स होता है जादू करना या मंत्र मुग्ध कर देना। ठीक है, और इसके रिलेटेड अगर शब्द देखें आप सिनोनिम, तो इसमें आपको मिल सकता है हेक्स, HEX। हेक्स मतलब भी होता है जादू करना या मंत्र मुग्ध करना। जिंक्स, JINX, इसका मतलब भी होता है जादू टोना करना या सम्मोहित करना। इनेमर, ठीक है, ENAMOR, इसका मीन्स भी वही होता है। ठीक, और आपको क्या मिल सकता है? ट्रेंस, TRANCE, ट्रेंस मीन्स भी यही होता है इंचेंट। और रिक्रिएट भी होता है, बहुत सारे शब्द हैं। ठीक है, बीविच भी होता है। ओके, तो आपका मिल जाएगा। ठीक है, बीविच, बिगवाइल, मैं सब लिख दे रही हूँ, आप नोट कर लें। ठीक है, बीविच इसका मतलब भी होता है ना कि अपने जाल में फंसा लेना, जादू कर लेना। बिगवाइल, BEGUILE, बिगवाइल है, ये भी है वही शब्द। और आपका एंथ्रैल है, ENTHRAL, ये सब आपके सिनोनिम है। ठीक है, जादू टोना करना, मंत्र मुग्ध करना की इंग्लिश है। ठीक है, आगे बढ़ जाइएगा क्वेश्चन नंबर 15 पर। चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग। एसेसिबल, तो मुझे लगता है बहुत आसान है, एसेसिबल की स्पेलिंग है ना, आसान है ना, तो जल्दी से बता दीजिए। ध्यान कर लीजिए, सीधे ACCESS। अब बाकी IBLE तो आपको पता ही है। ठीक है, सुलभ या सुगम,
ACCESS, बस दिमाग में रखिए, जिसमें आंसर मिल जाए वही करेक्ट हो जाएगा। तो पहला दूसरा नहीं होगा, तीसरा सही होगा, चौथे में एक बार एस दिया है, दो बार नहीं दिया, लेकिन ACCESS। ओके, अगला बढ़ जाइए। एनिहिलेट की स्पेलिंग क्या होगी? एनिहिलेट मतलब होता है जड़ से मिटाना या अस्तित्व समाप्त करना। तो देखिए मैंने बोल ही दिया एनिहिलेट। एक्चुअली मैं भी लर्न जब करती हूँ कोई चीज़ या किसी बच्चे को बताती हूँ तो मुझे लगता है अपना एक उच्चारण होना चाहिए, तभी स्पेलिंग सही हो सकती है, या बार बार प्रैक्टिस हो। ठीक है, नहीं तो क्या होता है ऑप्शन देख के कंफ्यूज हो जाते हैं। अब देखिए एनिहिलेट, तो ANNI मैंने एन्नी करके याद किया है तो मेरे दिमाग में बना है ANNI। उसके बाद एन्नी हो गया, हिलेट में आराम से ही लेट LAT। ठीक है, बस आराम से हो गया, जड़ से मिटाना अस्तित्व समाप्त करना। एन्नी याद किए रहें, ANNI हिलेट तो आप लिख ही ले पा रहे हो। ठीक है, एनिहिलेट मतलब जड़ से मिटाना। किस वाले में है भाई? सी वाले में है। ठीक है, आप भी ऐसे लर्न कर लें, क्योंकि एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। जब एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाता है तो वह अपने आप विद्यार्थी जो है एक मुहर पा जाता है कि हाँ लड़का टैलेंटेड है। ओके, चूज़ द इनकरेक्ट स्पेलिंग। किसी भी प्रकार से एग्ज़ाम ही पास करने का टारगेट बनाएं, बाकी ज्ञान जो है जीवन भर हासिल होता रहता है, बट फिलहाल ऐसे ही पढ़ना है कि ताकि एग्ज़ाम निकल जाए और अच्छे मार्क्स के साथ निकले। ठीक है, और सीखने को तो जीवन में हर चीज़ सीखने को मिलती है। आप सड़क पे जाएं, आप जो है कहीं कुछ आपके साथ पॉजिटिव निगेटिव हो, नकारात्मक हुआ तो आपको सीख मिली, सकारात्मक हुआ तो भी आपको सीख मिली, है ना। तो जीवन भर शिक्षा कभी जाने अनजाने, है ना, औपचारिक शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा दोनों प्रकार से आपको जीवन भर कुछ न कुछ सीखने को मिलता रहता है। कमेटी की करेक्ट इनकरेक्ट बताना इसमें, तो कमेटी की करेक्ट स्पेलिंग COMMITTE होता है, बात सही है। ओमिशन की याद रख लीजिएगा, ओ मिशन, ऐसे करें ओ मिशन। ठीक, तो आप याद कर लेंगे, मिशन में आप पढ़ते भी हैं, OMISSION, ओ मिशन, बस आप नहीं भूलेंगे। ठीक है ना, तो यही आपका इनकरेक्ट था, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑकेजन में डबल सी रहता है, एक बार एस तो आपको पता ही है। पोजेसिव में POOESSIV होता है, पोजेसिव पोजेसन, ये सब सही है। बी ऑप्शन में एक बार एम हटाना पड़ेगा, तो आपका बी इसमें करेक्ट आंसर है। इनकरेक्ट पूछा था। आगे बढ़ जाए, क्वेश्चन नंबर 18। क्लोज शेप मीन्स क्या होता है? क्लोज शेप, सुटेबल, वेरी शॉर्ट हेयर, हेयरलेस स्किन, और अ नैरो स्केप फ्रॉम डेंजर। अब देखिए, अ वेरी शॉर्ट हेयर गलत हो गया, हेयरलेस स्किन गलत हो गया। अब आप कह रहे हो क्यों मैम गलत हो गया? क्योंकि बच्चों आपको बताया गया है कि जो आइडियम्स एंड फ्रेजेस होते हैं ये आपको शाब्दिक मीनिंग नहीं देते हैं, और ये कुछ ना कुछ व्यवहारिक जीवन से रिलेटेड होते हैं। तो वेरी शॉर्ट हेयर को क्लोज शेप नहीं कहा जाता, हेयरलेस स्किन भी नहीं होती, या तो सुटेबल होगा और या तो नैरो स्कोप फ्रॉम द डेंजर होगा। तो इसको याद रख लें, बाल बाल बचना, या फिर आप कह सकते हो मतलब कि बचकर निकल जाना। तो यहाँ पर बहुत नज़दीक से जो है बच जाना, तो अक्लोज शेव होगा, सुटेबल भी नहीं होगा। समझ आ रहा होगा, लर्न कर लें। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। ही इज़ अ नेशनलिस्ट टू द कोर। अब इस टू द कोर का क्या मतलब है? पार्शियली, अल्टीमेटली, कंप्लीटली, कॉन्सिक्वेंटली, बताइए क्या होगा। देखिए कोर है ना, ज्योग्राफी पढ़े हैं ना, सियाल, सीमा, निफे, तीन प्रकार की पृथ्वी की परतें होती हैं। भूपर्पटी सबसे है ना ऊपर की होती है। फिर आपने दूसरे तरीके से इसको पढ़ा है, मेंटल कोर, और आपका मेंटल कोर, भूपर्पटी, तो सबसे नीचे वाला कोर होता है। तो आप कोर मतलब आपके दिमाग में आ गया ना गहराई तक, ठीक ना, जो पिघली अवस्था में है। तो गहराई तक आपने सियाल, सीमा, निफे या भूपर्पटी, क्रस्ट, मेंटल, कोर ऐसे पढ़ा है आपने। तो कोर दिमाग में रखिए सबसे निचली। तो अब आपका क्या होगा, अल्टीमेटली मतलब होता है गहराई तक या अंदर तक या मौलिक रूप से। तो पार्शियली मतलब तो अलग हो गया, कंप्लीटली माने पूर्ण रूप से, कॉन्सिक्वेंटली मतलब होता है फलस्वरूप, ठीक है, तत्पश्चात, इस तरीके से जो परिणाम स्वरूप, तो कॉन्सिक्वेंटली इसका मीनिंग होगा। तो अल्टीमेटली मतलब होता है गहराई तक या अंदर तक। तो अंदर से वह क्या है, एक या फिर
क्या है, मौलिक रूप से वह एक नेशनलिस्ट है। तो इन द कोर अगर कहीं आपको मिले तो आप समझ लीजिएगा कि अंदर तक, गहराई तक, मौलिक रूप से, ये सब आपका हो जाएगा अल्टीमेटली। ओके, आगे बढ़ जाएं। क्वेश्चन नंबर 20, अ स्मॉल फ्राई का क्या मतलब है? तो अ स्मॉल फ्राई तो शब्द ही बता रहा है ना कि स्मॉल फ्राई मतलब एकदम ना के बराबर। तो आपको वीक नहीं करना है, लिटिल नहीं करना, इम्पोर्टेंट नहीं, अनइम्पॉर्टेंट पर्सन मतलब स्मॉल फ्राई, ठीक है, यानी उसका कोई महत्व ही ना हो, अनइम्पॉर्टेंट, इट मीन्स अ स्मॉल फ्राई, ठीक है, याद रख लीजिएगा। 21 क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21, चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, ओपन द विंडो। ओपन द विंडो को चेंज करना है, क्या होगा, ठीक है, देखिए इम्परेटिव सेंटेंस है, लेट से स्टार्ट होगा, ठीक है, तो जब लेट से स्टार्ट होगा तो दो सी और डी को बाय बाय बोल दें। ए बी पकड़ें। याद रखिए बच्चों, बताया गया है ना, लेट के बाद जो ऑब्जेक्ट होगा वो आएगा, प्लस बी आएगा, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। अब सीधे सीधे आप कर दें, शुड का प्रयोग नहीं होता। शुड तब होता जब लेट ना लगा होता, ध्यान कर लीजिएगा। द विंडो शुड बी ओपनड सही था, बट अगर लेट ना होता तो, लेट है इसलिए नहीं सही है, बी करेक्ट है। ओके, बाकी ए और सी डी तो इनकरेक्ट है। ए इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि लेट आया है, लेट अगर हटा दीजिए तो द विंडो शुड बी ओपनड सही है। यू आर ऑर्डर्ड टू, उसके बाद हो जाएगा ओपन द विंडो, ऐसा भी सही था, और लेट द विंडो बी ओपनड ऐसा भी सही है, लेकिन लेट के साथ शुड का प्रयोग नहीं करते हैं, याद रख लीजिए, आता है एग्जाम में। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 22, चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, वी हैव वॉन्ड यू। तो यू आगे आएगा, किस किस में आया है, ए बी में नहीं आया है, उसको भूल जाएं, बी में नहीं आया तो बी आंसर नहीं होगा। हैव है तो हैव बीन होगा, यानी कि डी भी आंसर नहीं होगा। तो हो जाएगा यू हैव बीन वॉन्ड, वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है, पहले में नहीं आया है। यू हैव बीन वॉन्ड, 22 का 22 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। समझ गए होंगे, बहुत आसान था, बट एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, और सेम ऑप्शन भी दिया गया है ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं। ओके, अगर देखिए आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो स्पीड स्लो है, तब भी आप एग्ज़ाम में मात खा सकते हैं, और अगर आप प्रैक्टिस नहीं किए हैं तब तो आपको हारना तय है, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करने से समय बचता है, चीज़ें आपके दिमाग में घूमती रहती हैं, तो आपको एट ए टाइम एग्ज़ाम में रूल्स वगैरह, स्पीड वगैरह को मेंटेन करने में मदद मिलती है। अदरवाइज सिर्फ टॉपिक को कितनों भी आप पढ़ लें, मुझे लगता है बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं हो सकता। इसलिए किसी भी प्रकार से इस कड़वी सच्चाई को अपने दिमाग में उतार लें बच्चों, और प्रैक्टिस करें। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, इट इज़ इम्पॉसिबल टू डू दिस। इसको भी क्या करना है, चेंज करना है। तो आपको एक चीज़ मैंने बता रखा है पहले दिन की क्लास में, टू आए तो फटाफट बी के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख लें, ठीक है, यही पैसिव वॉइस होता है। अब किस में है, तो अब चलिए, पहले में नहीं है, बाय बाय बोल दीजिए। नॉट बी डन, टू को गायब कर दिया है, डी और सी में भी देखिए टू को गायब ही कर दिया है, तो बचा कुचा बी। समझ पाए ना आपका, दिस इज इम्पॉसिबल टू बी डन, बस जैसे टू मिले टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म कर दें, बाकी उलट पलट जो है अपना ऑप्शन कर देगा, ठीक ना, समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 24 देखें, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। द टीचर सेड वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, यहाँ डिग्री मान लें, छोटी सी बिंदी ऐसे लगा के डिग्री सब जगह मान लें, ये डिग्री है, ये डिग्री है, ये डिग्री है, और ये डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पर डिग्री सेल्सियस, तो पानी 100 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर उबल जाता है। क्या है भाई, ये तो साइंटिफिक फैक्ट है, हमेशा प्रेजेंट में रहता है, कुछ भी ना करें, सेड को सेड ही रहने दे, दैट लगा दें। टोल्ड कर दिया, गलत हो गया पहला वाला, समझ पा रहे हैं ना। चौथा भी टोल्ड कर दिया, गलत हो गया, बचा कुचा आपका बी और सी। तो देख लीजिए आप, द टीचर सेड दैट वाटर बॉयल्ड, तो बॉयल्ड नहीं, बॉयल होता है, हमेशा प्रेजेंट में ही रहेगा। ऐसा थोड़े आप उबालेंगे तो उबल जाएगा, मैं उबालूंगी तो नहीं उबलेगा, ये तो साइंटिफिक फैक्ट है। जिस जो है जिस तरीके से विज्ञान काम करता है वो काम करेगा, समझ पा रहे हैं ना। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देख लीजिएगा,
25 नंबर क्वेश्चन, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। आर यू रेडी राजू, मदर आस्क्ड। तो ये उलट के मतलब रिपोर्टिंग वर्ब बाद में, रिपोर्टेड स्पीच पहले भी करके क्वेश्चन पूछता है। तो आप इसको, बट जब आप जो है इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो हमेशा ध्यान रखें बच्चों, आपको सीधा चलना पड़ेगा, नहीं कि अरे हम भी उलझ जाएंगे, नहीं भाई, जैसे ऑप्शन हो वैसे आपको काम करना पड़ेगा। मदर वांट्स टू नो, तो ये तो वही बात हो गई ना कि राजा ने जो है क्या है, नौकर को बुलाया, नौकर को राजा ने बुलाया, नहीं, आपको अपने लैंग्वेज में नहीं कहना है कि सेंस ना बदले, तो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। आपको अपने पैटर्न को रूल से ही फॉलो करना पड़ेगा। तो ये तो इनडायरेक्ट, ये आपका जो है अनऑफिशियल हो गया कि इनफॉर्मल तरीके से बोल दिए कि मोहन जानना चाहता था राजू से कि वह रेडी है कि नहीं। नहीं भाई, आपको सिर्फ क्या करना पड़ेगा, मदर मदर जानना चाहती थी, नहीं कुछ नहीं, बस आपको मदर आस्क्ड है तो आपको भी आस्क्ड कर देना पड़ेगा। तो जब आस्क्ड कर देंगे तो फिर से सी गया काम से, है ना, ए और सी गया काम से, बचा आपका क्या, आपका बचा बी और डी। ठीक, तो ये भी गया काम से, ये भी गया काम से, क्योंकि टोल्ड कर दिया है। आस्क्ड आस्क्ड, तो मदर आस्क्ड राजू, मदर आस्क्ड राजू। बच्चों यहाँ पर आप राजू से कंफ्यूज ना होएंगे, आप ऐसे भी तो कह सकते थे भाई, इस तरीके से, मदर सेड टू राजू, आप ऐसे कह सकते थे ना, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में, आर यू रेडी, समझ पा रहे हैं ना। आप ऐसे कहते तब भी तो बात यही कहता, तो जो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट था वो रिपोर्टेड स्पीच में चला गया है। तो आप इसको कंफ्यूज नहीं होंगे, राजू को क्यों आगे ले आया गया, मदर ने राजू से ही तो पूछा, तो यहाँ पर ए इनकरेक्ट हो गया, सी भी इनकरेक्ट है। अब देखिए आर यू है ना, तो आर यू को आप क्या कर देंगे, आर यू को तुरंत वॉज वर्ब में चेंज कर देंगे, जिसमें किया हो। तो अब देखिए डी में किया है, इसमें वुड कर दिया है, विल होता तो वुड करते, तो डी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर है। ठीक है, किसी भी प्रकार से आप सीखें, सीखना तो है ही, है ना, क्योंकि एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो हर हाल में सीखना ही पड़ेगा। ठीक ना, तो मुझे लगता है बच्चों आपको ये 25 क्वेश्चंस बहुत अच्छे लगे होंगे। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है कि कोई सजेशन है मेरे लिए, तो आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, और जो भी राय होगी आपकी राय के अनुसार काम किया जाएगा। क्लासेज में क्या इम्प्लीमेंट करना है, क्या सुधार करना है, क्वेश्चंस जो है का लेवल कैसा है, क्या आप जो है कोरिलेट कर पा रहे हैं या बहुत लो या हाई हो जा रहा है, तो जो जो बात आपके मन में चले तो ज़रूर से ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखें। क्लासेज कैसी लगी यह भी बताएं, कितना करेक्ट हुआ यह भी बताएं, ताकि मुझे पता चल सके मेरे विद्यार्थी कितना दिन प्रतिदिन प्रोग्रेस कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, आपने बहुत धैर्य से सुना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।